हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम 10th क्लास के लिए साइंस पढ़ रहे हैं और हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो आप वो पिछले 3 वीडियोस देख लेना, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है, सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आपके पास अम्ल, दूसरा क्षारक, अगला टॉपिक है सूचक जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं, फिर अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, उसके बाद अम्ल व क्षार में समानताएं, फिर हम पढ़ेंगे पीएच स्केल, उसके बाद हम समझेंगे लवण को, साधारण नमक से प्राप्त होने वाले रसायन, लवण क्रिस्टल और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, अम्ल, एसिड। परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन। एसिड शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसीलिए एसिड शब्द को लिया गया है। और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले वियोजन के आधार पर और दूसरा सांद्रता के आधार पर। वियोजन के आधार पर 2 प्रकार के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, परिभाषा देखते हैं। अम्ल जो जल में घुलने पर H+ आयन तथा ऋण आयन में पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। उदाहरण है HCl तथा H2SO4। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जल में घोलते हैं तो ये H+ तथा Cl- 2 आयनों में टूट जाएगा और पूरी तरीके से वियोजित हो जाएगा। जितना भी HCl हम इस विलयन में डालेंगे तो वो H+ आयन और Cl- आयन में पूरी तरीके से वियोजित हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे प्रबल अम्ल। इसके बाद दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो जल में घुलने पर H+ आयन तथा ऋण आयन में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। उदाहरण है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। दूसरा उदाहरण है लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। अब इसको भी समझते हैं। अगर आपने CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड को जल में घोला तो ये CH3COO- तथा H+ आयन में टूट जाएगा। लेकिन जो ये इसका 2 आयनों में वियोजन हुआ है ये पूर्ण रूप से नहीं होगा, यानी इसका कुछ हिस्सा CH3COO- तथा H+ में टूट जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा नहीं टूटेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे दुर्बल अम्ल। अब आगे देखते हैं सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सांद्र अम्ल यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा है तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड। सांद्र अम्ल क्या होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है तथा जल कम मात्रा में होता है, यानी कि अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम, तो उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एक उदाहरण से समझिए, एक 10 ml का विलयन लिया है आपने और उसमें 8 ml एसिड है और 2 ml पानी है, तो वो अम्ल कैसा अम्ल है, सांद्र अम्ल। दूसरा है तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो जबकि जल अधिक मात्रा में हो, तब हम उसे कहेंगे तनु अम्ल यानी कि जल अधिक और एसिड कम। सेम उदाहरण लेते हैं, 10 ml का विलयन है और उसमें अगर 8 ml पानी है और 2 ml एसिड है, तो हम कहेंगे ये डाइल्यूट एसिड है या तनु अम्ल है। अगला टॉपिक है हमारे पास क्षारक, जिसे हम कहते हैं बेस। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन दान करते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन। किसी भी क्षार को जब हम जल में घोलते हैं तो वो 2 आयनों में टूटता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा होता है OH- या OH-। क्षारक वास्तव में वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसे आपको याद रखना है कि जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो हमेशा लवण और जल का निर्माण होगा। क्षारक
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इससे पहले एसिड के केस में हमने देखा था कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, टेस्ट कड़वा होता है इनका। वे क्षारक जो जल में विलेय हैं तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्षारक और क्षार दो शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। क्षारक यानी कि बेस, जिसकी अभी हमने यहाँ परिभाषा पढ़ी कि जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। और क्षार क्या होता है? वे क्षारक जो जल में विलेय हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार या एल्काइली। तो अब आप इन दोनों शब्दों में अंतर समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं क्षारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस। पहला प्रकार है प्रबल क्षारक। परिभाषा: वे क्षारक जो जल में घोले जाने पर पूरी तरह वियोजित होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रबल क्षारक। उदाहरण है NaOH तथा KOH। अगर हम NaOH को जल में घोलते हैं, ये दो आयनों में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव। और जो ये दो आयन बनेंगे ये NaOH के पूरी तरीके से वियोजित होने पर बनेंगे, यानी कि जितना भी हमने इसमें क्षारक डाला है विलयन में वो पूरी तरीके से Na पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव में टूट गया। दूसरा प्रकार है दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयनों तथा धन आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण है NH4OH। अब अगर ये NH4OH को हम किसी जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये NH4 पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयन में टूटेगा, लेकिन इसका वियोजन पूर्ण नहीं होगा, इसलिए हम इसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर। अगर आपको कोई विलयन दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ ये अम्लीय है या क्षारीय, तो आप कैसे बता पाएंगे? इसके लिए हम जिस पदार्थ का यूज करते हैं उसे कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। ऐसा पदार्थ जो किसी अम्ल अथवा क्षार से क्रिया करके अपना रंग बदल लेता है सूचक कहलाता है, जिससे किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता चलता है। तो जो पदार्थ आपको बताएगा कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय, उसे आप कहेंगे अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक के प्रकार ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित सूचक और गंधीय सूचक। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक सूचक, यानी जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास हैं लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेंजिया। ये एक प्रकार का पौधा है। सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस। लिटमस क्या है? ये एक प्रकार का पदार्थ है लिटमस, जिसको हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। और अब ये लाइकेन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एल्गी यानी कि शैवाल और फंजाई यानी कि कवक आपस में सहजीवी संबंध में रहते हैं। यानी एक ऐसा संयोजन जिसमें एल्गी और फंजाई आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम कहते हैं लाइकेन। और इस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस। और इस लिटमस के घोल में जब हम फिल्टर पेपर को डुबोते हैं तो तैयार होता है लिटमस पेपर। और जब इस लिटमस पेपर की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो वो अपने नेचुरल कलर यानी कि लाल कलर का रहता है, लेकिन जब इसकी क्रिया क्षारक से कराई जाती है तो वो नीले कलर का हो जाता है। दूसरा सूचक है हमारे पास हल्दी। हल्दी सबके घरों में होती है और कभी कभी आपने देखा होगा कि कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाता है। जब आप इस दाग पर कोई एसिड डालेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसा पीले का पीला रहेगा। लेकिन अगर आप इसकी क्षारक से क्रिया कराते हैं तो वो जो दाग है ना, वो लाल और हल्का सा ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हल्दी अम्ल से क्रिया करती है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षारक से क्रिया करने पर उसका रंग लाल या रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगला प्राकृतिक सूचक है लाल पत्ता गोभी। हम नॉर्मली सब्जी के रूप में हरी और सफ़ेद पत्ता गोभी का यूज करते हैं, पर इसके अलावा एक और प्रजाति है लाल पत्ता गोभी। जब हम इसके रस को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। वो नेचुरली बैंगनी कलर का होता है और अम्ल से क्रिया करके लाल हो जाता है, और जब क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं तो वो हरे कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक प्राकृतिक सूचक है। अगला प्राकृतिक सूचक है हाइड्रेंजिया। इसके फूल को लेते हैं और उसके रस की जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं
तो वो नीले कलर का हो जाता है, और जब उसकी क्षारक से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो गुलाबी कलर का हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय। तो ये हमारे पास कुछ प्राकृतिक सूचक हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। दूसरे नंबर पे आता है मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक। इसमें हम पहले पढ़ते हैं फिनोल्फ्थैलीन को। ये रंगहीन होता है और अम्ल के संपर्क में आने पर इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ये रंगहीन रहता है, लेकिन क्षारक से क्रिया करने पर ये गुलाबी रंग का हो जाता है। दूसरा कृत्रिम सूचक है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब हम अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है, और क्षारक से अभिक्रिया करने पर ये पीले रंग का हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गंधीय सूचक, यानी कि जिनकी गंध के द्वारा पता चले कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। पहला आता है इसमें वैनिला। इस पदार्थ को हम ऑर्चिड नामक प्लांट से प्राप्त करते हैं, और जब हम इसकी अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो इसकी गंध बनी रहती है, यानी समान रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षारक से क्रिया करने पर इसकी गंध खत्म हो जाती है और कोई गंध नहीं रह जाती। अगला गंधीय सूचक है लौंग। जब लौंग के तेल की अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो उसकी गंध में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो समान रहती है, लेकिन क्षारक से क्रिया करने पर गंध खत्म हो जाती है। अगला है प्याज। इसमें तीक्ष्ण गंध होती है और अम्ल से क्रिया करने पर यह गंध बनी रहती है, यानी वो तीक्ष्ण रहती है, लेकिन जब क्षारक से प्याज की क्रिया होती है तो उसकी गंध खत्म हो जाती है, उसमें कोई गंध नहीं रह जाती। अब इन सूचक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम बिल्कुल नोट कर लेंगे। पहला है कि जो ये लिटमस होता है एक प्राकृतिक सूचक है जो पानी में घुलनशील होता है। यह एक प्रकार का रंग होता है जिसे लाइकिन से प्राप्त किया जाता है, और लाइकिन मैंने आपको बताया था कि यह शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। फिल्टर पेपर को लिटमस के घोल में डुबोकर लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। लिटमस मूल रूप से लाल रंग का होता है। दूसरा नोट है लाल पत्ता गोभी का रस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है, जिसमें अम्ल मिलाने पर वह लाल रंग में बदल जाता है, जबकि क्षार से क्रिया कराने पर इसका रंग बदलकर हरा हो जाता है। अगर हम इस गोभी को अम्लीय मिट्टी में उगाते हैं तो इसका रंग लाल रहता है, जबकि क्षारीय मिट्टी पर उगाने पर इसके रंग में हल्का सा पीलापन आ जाता है। अब हमने अम्ल क्षार सूचक को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब हम समझना चाहते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, और इसके लिए हम करेंगे क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़ जो आपकी NCERT की बुक में दी गई हैं। इन एक्टिविटीज़ को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान भाषा में आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो वीडियो ध्यान से देखो और आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे पता करना है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। तो एक्टिविटी में आपको कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जब आपको ये दिए जाएंगे प्रयोगशाला में तो आपको पता नहीं होगा कि ये कौन सा विलयन है। तो आपको कैसे पता करना है, इसके लिए आपके पास कुछ उपकरण होंगे, जैसे वॉच ग्लास। ये छोटी सी कांच की प्लेट देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं वॉच ग्लास, और आपको दिए जाएंगे लिटमस पेपर। अब आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो आपने इनमें से कोई विलयन लिया, जैसे पहला वाला विलयन यानी H2SO4। अभी आपको पता नहीं है कि ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको टेस्ट करना है ये अम्ल है या क्षार। तो आप क्या करेंगे, इसकी कुछ ड्रॉप्स लेंगे और इस वॉच ग्लास में रख देंगे। अब इस वॉच ग्लास में हमने इस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमने लिया रेड लिटमस पेपर और हमने इसकी क्रिया करवाई यहाँ पे जो ड्रॉप्स हैं इस फर्स्ट सॉल्यूशन की। तो ये इन ड्रॉप्स से क्रिया करेगा और इसका कलर क्या होगा बताइए। अगर ये एक एसिड है तो ये लिटमस पेपर को क्या करेगा, लिटमस पेपर का कलर एसिड के संपर्क में आने पर लाल ही रहता है, तो इसके कलर में परिवर्तन नहीं होगा, ये रेड ही रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसके कलर में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि ये पक्का क्या है, एसिड है। फिर भी हम कंफर्म करने के लिए दूसरा लिटमस पेपर लेते हैं ब्लू वाला और इसकी क्रिया करवाते हैं इन ड्रॉप्स से, तो इसका कलर बदलकर लाल हो जाता है, यानी ये नीला क्या हो जाता है, लाल। तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने लिया था ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये क्या है, ये एक एसिड है। अब एक्टिविटी में हमने आगे क्या किया, हमने ये लास्ट वाला सॉल्यूशन लिया। हमें पता नहीं है अभी कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे तो मैंने नाम लिखा है, लेकिन प्रयोगशाला में हमें पता नहीं है कि ये क्या है।
तो हमने क्या किया, इसकी कुछ ड्रॉप्स ली और इस वॉच ग्लास में रख दी। टेस्ट करने के लिए हमने लाल वाला लिटमस पेपर लिया और इस सॉल्यूशन की ड्रॉप्स से क्रिया करवाई लाल लिटमस पेपर की। तो हमने पढ़ा था कि जब लाल लिटमस पेपर क्षार से क्रिया करता है तो इसका रंग कैसे हो जाएगा, नीला। तो जैसे ही हमने क्रिया करवाई ये नीला हो गया, तो हम समझ गए कि ये एक क्षार है, यानी ये सॉल्यूशन एक क्षार है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया कि लिटमस एसिड से क्रिया करके लाल कलर के हो जाते हैं और क्षार से क्रिया करके इनका रंग नीला हो जाता है। हमने अपना परिणाम निकाल लिया। अब एक्टिविटी में आगे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं फिनोप्थेलिन। ये रंगहीन होता है, यहाँ पर मैंने इसे पिंक कलर का दिखाया है, लेकिन ये वास्तव में रंगहीन होता है। अब हम क्या करते हैं, जिस सॉल्यूशन की हमें अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाना है उसे ले लेते हैं। माना हमने ये सॉल्यूशन लिया और हमें पता नहीं है कि ये HCl है, हमने इसकी कुछ ड्रॉप्स ली और वॉच ग्लास में रख दी। अब हमने क्या किया कि इसमें फिनोप्थेलिन की कुछ ड्रॉप्स मिला दी, तो हम देखेंगे कि फिनोप्थेलिन के कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम समझ गए कि जो सॉल्यूशन हमने ये लिया ये एक एसिड है, क्योंकि इसने फिनोप्थेलिन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन लिया, जैसे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कुछ ड्रॉप्स को वॉच ग्लास में लिया। हम हर बार फ्रेश वॉच ग्लास यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, फिर से फिनोप्थेलिन की कुछ ड्रॉप्स इस वॉच ग्लास में डाली। तो हमने देखा कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिया था इसने फिनोप्थेलिन के कलर को कैसा कर दिया, गुलाबी कर दिया है। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिया ये एक क्षारीय सॉल्यूशन था या क्षारीय विलयन था। इस तरीके से हमने अपना रिजल्ट प्रूव कर लिया कि फिनोप्थेलिन अम्ल के साथ क्रिया करके रंगहीन रहता है, जबकि क्षारक के साथ अभिक्रिया होने पर ये गुलाबी रंग का हो जाता है। अब एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं और हम लेते हैं एक और सूचक जिसे हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज। अब हम मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स को इस वॉच ग्लास में रख देते हैं। फिर हम ऊपर से कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं। माना इस बार हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमें पता नहीं है कि ये एक क्षार है, यानी हमें पता नहीं है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कुछ ड्रॉप्स को लेंगे और यहाँ मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स के साथ मिक्स कर देंगे। तो हमने देखा कि मिथाइल ऑरेंज का कलर पीला हो गया है, यानी जो ये सॉल्यूशन था ये एक क्षारक था, क्योंकि इसने मिथाइल ऑरेंज के कलर को पीला कर दिया है। अब हम फिर से दूसरे सॉल्यूशन को लेते हैं। इस बार हमने ये पहला सॉल्यूशन लिया और हमें ये पता नहीं है कि ये अम्ल है या क्षार। इसकी कुछ ड्रॉप्स को हमने फिर से वॉच ग्लास में रखा, फिर से मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स को वॉच ग्लास में रखा और इस बार हमने देखा कि इसका कलर लाल हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन था ये एक अम्ल था। इस तरीके से हमने अपना रिजल्ट प्रूव कर दिया कि मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका कलर लाल हो जाता है और जब ये क्षारक के संपर्क में आता है तो इसका कलर पीला हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस एक्टिविटी में अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाया सूचकों के द्वारा, और वो सूचक थे लिटमस पेपर, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब दूसरी एक्टिविटी से सूचक की क्रियाविधि को समझते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको कटा हुआ प्याज लेना है और उसे एक कपड़े में बांध देना है और इस कपड़े को हम रख देंगे फ्रिज में और फिर रात भर के लिए इसे छोड़ देंगे और आराम से सो जाएंगे। अब अगले दिन हम क्या करेंगे कि उस प्याज को हम अलग निकाल लेते हैं और ये जो बाहर से कपड़ा था उसके, इसको हम दो भागों में काट लेते हैं। एक कपड़े में हम डालते हैं HCl की कुछ ड्रॉप्स और दूसरे कपड़े पे हम डालते हैं NaOH यानी कि एक क्षारक की कुछ ड्रॉप्स। तो क्या रिजल्ट निकला, हम देखते हैं कि जब हम HCl की ड्रॉप डालते हैं तो उस कपड़े में तीक्ष्ण गंध बनी रहती है, लेकिन जब हम NaOH की ड्रॉप्स को डालते हैं तो उस कपड़े में गंध बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या परिणाम निकाला कि जब प्याज का रस अम्ल के संपर्क में आता है तो उसमें तीक्ष्ण गंध बनी रहती है, जबकि क्षारक के संपर्क में आने पर उसकी गंध खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। गंधीय सूचक कैसे कार्य करता है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं तनु वेनिला एसेंस यानी वेनिला रस और हम लेते हैं लौंग का तेल। अब हम क्या करते हैं, दो टेस्ट ट्यूब या परख नली लेते हैं। एक में हम लेंगे HCl, दूसरे में हम लेंगे NaOH।
एक अम्ल है और एक क्षार है। अब हम क्या करेंगे, इस वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें HCl वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे तथा कुछ बूंदें NaOH वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब हम इनको सेक करेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब को और इनकी गंध में परिवर्तन को नोट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब ये अम्ल के संपर्क में यानी HCl के संपर्क में आता है तनु वेनिला एसेंस, तो इसकी गंध परिवर्तित नहीं होती है, समान रहती है, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर इसकी गंध खत्म हो जाती है। अब हम करते हैं लौंग के तेल के लिए प्रयोग। इसमें हम पहले इसको HCl वाली टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और फिर हम इसको NaOH वाली टेस्ट ट्यूब में डालते हैं कुछ ड्रॉप्स को, और फिर से इनको शेक करके इनकी गंध को नोट करते हैं। तो आप देखेंगे कि लौंग का तेल जब अम्ल के संपर्क में आया HCl, तो उसकी गंध बनी रही, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो क्षार यानी NaOH के संपर्क में आती हैं तो उसकी गंध खत्म हो जाती है। इस एक्टिविटी के द्वारा भी हमने विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगा लिया, उसकी गंध को महसूस करके या उसकी गंध में परिवर्तन को समझ के। आपने देखा कि क्षारक अक्सर क्या करता है, किसी भी विलयन की गंध को खत्म कर देता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से अम्ल क्षारक व अम्ल क्षारक सूचक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। अगर आपका कोई सवाल है इनसे रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।